जर्नल स्टार्ट करना है हमें। जैसे हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने टर्म्स पढ़े, ठीक है। एक चैप्टर पढ़ा जिसमें हमने रूल्स पढ़े, ठीक है, कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, किस चीज को हम डेबिट करते हैं, किस चीज को हम क्रेडिट करते हैं। अब यही सारा चीज हमें यहाँ पे यूज करना है जर्नल में। तो बेसिक क्या होता है कि जब भी कोई भी बिजनेस, कोई भी अगर कोई बिजनेस करेगा और अगर उस बिजनेस में मनी इन्वॉल्व होगा, ठीक है, चाहे वो बाइंग करना हो, चाहे वो सेल करना हो, चाहे वो रिसीव करना हो, पे करना हो, ऐसा कुछ भी है, कोई भी इवेंट जहां पे मनी इन्वॉल्व है, तो उसको हम सिंपली, वो एक ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसको हम कहीं ना कहीं लिखेंगे, ठीक। अब चाहे हम कहीं भी लिखे, जो सबसे पहली जगह जहां पे लिखी जाएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, जर्नल, ठीक है। एक रफ बुक की तरह समझो जहां पे सबसे पहली बार हम किसी भी ट्रांजेक्शन को लिख रहे हैं। तो ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स को हम जब लिखते हैं तो उसको कहाँ पे लिखते हैं, जर्नल में। फिर हर ट्रांजेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं सोर्स डॉक्यूमेंट से स्टार्ट होती है, ये हमने पढ़ा था कि कोई भी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे एक बिल हो सकता है, एक इनवॉइस हो सकता है, कैश मेमो हो सकता है, चेक काउंटर फाइल हो सकते हैं। तो इन सारे जगहों से एक अकाउंटेंट जो है वो यहीं से पहले बिल देखता है, फिर वो रूल को अप्लाई करता है कि किस चीज को वो डेबिट साइड रखेगा, किस चीज को वो क्रेडिट साइड रखेगा, और उसके बेसिस पे वो जर्नल में ले जा करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख देता है। जर्नल में कोई भी चीज लिखी जाएगी तो क्रोनोलॉजिकली लिखी जाएगी। क्रोनोलॉजिकली का मतलब इन द ऑर्डर दे हैपन, कि जिस डेट पे जो पहले हुआ है वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में हुआ है वो बाद में लिखा जाएगा। और क्योंकि ये एकदम पहली बुक है जहाँ पे ये चीजें लिखी जाती हैं, इसीलिए जर्नल को हम और क्या बोलते हैं, तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, या फिर पहले के टाइम में इसे डे बुक भी बोला जाता था। डे बुक क्यों बोला जाता था, क्योंकि दिन भर लोग जो भी बिजनेस करते थे वो अपने साथ में एक डायरी रखते थे, एक जर्नल रखते थे और उसी में सारी चीजें लिखते जाते थे, ठीक है। बाद में इसी एंट्री को ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पे, लेजर में, ठीक है। तो लेजर जब हम आगे पढ़ेंगे तो लेजर को बोला जाता है इवनिंग बुक। इवनिंग बुक क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब शाम को लोग खाली हो जाते थे दिन भर बुक में लिखने के बाद, तो शाम को बैठ करके उसको आराम से लेजर में पोस्ट करते थे। लेजर में लिखने को, जर्नल से लेजर में लिखने के प्रोसेस को पोस्टिंग बोलते हैं, और ये शाम में होता था इसीलिए इसको इवनिंग बुक भी बोला जाता है। तो डेफिनेशन हम कैसे याद रखेंगे कि जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, इन द ऑर्डर दे occur before they are posted in ledger account। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एक वर्ड आता है जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग क्या होता है, तो जर्नल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग, ठीक है। दूसरा होता है जो रिजल्टिंग रिकॉर्ड होता है एक ट्रांजेक्शन का, उसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते जाते हैं तो उसका जो जो रिजल्ट आता है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे जर्नल एंट्री। और अगर हम किसी एंट्री को जर्नल से लेजर में ट्रांसफर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उस टर्म उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग, ठीक है। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं। अब कुछ फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जर्नल के, कि कोई भी जर्नल हो चाहे वो कैसा भी हो, उसमें ये चीजें रहेंगी। सबसे पहला, डे टू डेट जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो एक सीक्वेंस में लिखे जाएंगे। दूसरा, हर एक ट्रांजेक्शन को एनालाइज किया जाएगा कि उसमें से क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है। तीसरा, जो डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स होंगे वो रिकॉर्ड होते हैं। चौथा, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लिखा जाता है जिसको हम बोलते हैं नरेशन, ठीक है, कि अगर तुम कोई ट्रांजेक्शन लिख रहे हो कि यहाँ से 10 रुपए डेबिट हुए, 10 रुपए क्रेडिट हुए, तो वो क्यों हुए उसके लिए तुम एक शॉर्ट ब्रीफ नोट लिखोगे कि ये चीज हुआ। जैसे फर्नीचर टू कैश जा रहा है तो हम लिखेंगे कि या तो फर्नीचर खरीदा जा रहा है या फिर कैश में फर्नीचर बेचा जा रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है। फिर जो जो भी अमाउंट पोस्ट होगा लेजर में, वो जर्नल एंट्री से डिसाइड होगा कि कितना कहाँ पे पोस्ट होना है। फंक्शंस क्या होते हैं, तो एक तो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना, एक हर ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना है डेबिट क्रेडिट को, पोस्टिंग फैसिलिटेट करना कि लेजर में जो भी लिखा जाएगा यहीं से लिखा जाएगा, और एक्सप्लेनेशंस देना हर एंट्री का। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, तो एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाता है। दूसरा, जो भी एरर्स की पॉसिबिलिटी है उसे कम कर देता है। क्यों, क्योंकि जो डेबिट और क्रेडिट है वो एक साथ रिकॉर्ड होते हैं और तुरंत चेक हो जाते हैं, तो पता चल जाता है कि अगर कोई भी एक साइड ज्यादा है या कम है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे कोई एरर है, ठीक है। फिर जो अगर एंट्री को मिस कर दिया जाए या फिर डुप्लीकेट हो जाए, तो मतलब एक ही एंट्री को हमने 2 बार लिख दिया या फिर कोई एंट्री हमने मिस कर दी, तो वो भी पता चल जाता है, क्योंकि फिर से वही इक्वल करते हैं तो वहां पे आइडिया लग जाता है।
और ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यानी कि नरेशन देता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें देता है ये। लिमिटेशंस भी होती हैं इसकी कुछ, कि जर्नल जो है ऐसा नहीं है कि जर्नल में लिख दिया तो सब कुछ हो गया। सबसे पहला कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस के लिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सुटेबल नहीं है, क्योंकि एक सिंगल जर्नल अगर तुम डेली मान लो कि तुम 1000 ट्रांजेक्शंस करते हो, ठीक है, कि डेली तुम 1000 चीजें बेचते और खरीदते हो, तो डेली तुमको 1000 ट्रांजेक्शंस लिखने पड़ेंगे जर्नल में, और वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। ये छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के लिए चलता है कि दिन भर में 10 20 30 ट्रांजेक्शन हो गए तो लिख लिए जर्नल। तो उसके लिए अब क्या आता है, सब्सिडरी बुक, ठीक है, कि अगर जैसे दिन भर में तुमने 1000 ट्रांजेक्शन किए तो एक ही बुक में लिखोगे, वो पूरा का पूरा एक बुक भर जाएगा, ठीक है, एक ही दिन के ट्रांजेक्शन में। तो इसीलिए सब्सिडरी बुक आते हैं कि परचेजेज के लिए अलग बुक रखेंगे, सेल्स के लिए अलग बुक रखेंगे, कैश के लिए अलग बुक रखेंगे, तो सबके लिए अलग अलग सब्सिडरी बुक्स आते हैं। फिर सारे ट्रांजेक्शन्स को एक जर्नल में लिखने से इनकन्वीनियंस आ जाता है कि छांटना बहुत मुश्किल हो जाता है, शाम को जब लेजर में लिखना हो तो वो टफ हो जाता है, तो इसीलिए सब्सिडरी बुक्स रखे जाते हैं। फिर जो एरर्स आइडेंटिफाई करना होता है वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम उसको लेजर में पोस्ट करेंगे या फिर जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जर्नल जो है वो एरर्स को रिवील नहीं करता कि कहाँ पे एरर है, क्या गलती है, वो जर्नल से पता नहीं चलता है। फिर समराइज डेटा नहीं रहता कि जो भी डेटा है वो एज इट इज रॉ डेटा लिख दिया गया, 100 रुपए का कुछ गया है तो वो एज इट इज लिख दिया गया। तो ये अकाउंट बैलेंसेस नहीं दिखाता कि कैश बैलेंस क्या है या फिर क्या चीजें हैं, तो समरी नहीं दिखाता। और ये लेजर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेजर अपना अलग लिखता है और ये अलग लिखता है। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद है, सिंपल पर्सनल अकाउंट अगर है ब्रिटिश ट्रेडिशनल हिसाब से तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट है व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और अगर नॉमिनल है तो सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होंगे, डेबिट होंगे, और सारे इनकम्स और गेन्स क्या होंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली मॉडर्न अगर है तो एसेट, और एक तो एसेट और एक एक्सपेंस, ये दो डेबिट होंगे जब इंक्रीज होंगे और क्रेडिट होंगे जब ये डिक्रीज होंगे। इसके अलावा बाकी तीनों चाहे लाइबिलिटी हो, कैपिटल हो, रिवेन्यू हो, ये तीनों के तीनों डेबिट होंगे जब डिक्रीज और क्रेडिट होंगे जब इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, इसको याद रखना। अब इसी के बेसिस पे सारा का सारा ट्रांजेक्शन होना है। अब कुछ स्टेप्स होते हैं जर्नल करने के, कि सबसे पहला स्टेप क्या है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को पहले केयरफुली रीड करो और उसको पढ़ो कि क्या हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा आता है कि दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स हर ट्रांजेक्शन में अफेक्ट होते हैं, मिनिमम दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे किसी भी ट्रांजेक्शन में, दो से कम नहीं हो सकते, दो से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तीसरे स्टेप में हर अकाउंट को क्लासिफाई करो, जो भी वो अकाउंट वहां पे अफेक्ट हो रहे हैं उनको क्लासिफाई करो, इधर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो ट्रेडिशनल पे करोगे तो पर्सनल रियल नॉमिनल पे कर दो, अगर मॉडर्न पे करोगे तो एसेट लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू और एक्सपेंस पे कर दो। फोर्थ स्टेप में जो डेबिट और क्रेडिट का रूल है वो अप्लाई करो। फिफ्थ में कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट करना है और कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना है ये लिखो। सिक्स्थ में जो भी डेट वगैरह है वो सब लिखो। फिर जो पर्टिकुलर कॉलम है वहां पे लिखो कि क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ और क्यों हुआ, ये सब चीजें लिखते हैं। एट्थ में जो भी अमाउंट डेबिट होना है वो लिखना है। नाइन्थ में एक ब्रीफ नरेशन लिखो, और टेंथ में टोटल चेक कर लो। जैसे इसका एक एग्जांपल से समझो, डेबिट हमेशा पहले क्यों लिखा जाता है, क्रेडिट क्यों बाद में लिखा जाता है, तो ये हमेशा से ऐसा चलता आया है, ठीक है, इसके पीछे कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा से ऐसा चलता आया है, इसीलिए पहले डेबिट लिखते हैं फिर बाद में क्रेडिट लिखते हैं। ये फॉर्मेट होता है कि पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर डेबिट टू अकाउंट, जिस भी अकाउंट में जा रहा हो, फिर नरेशन। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, ठीक है। लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है कि जब हम ये एंट्री कर रहे हैं तो बाद में जब हम लेजर में इसको लिखेंगे तो लेजर के किस पेज नंबर पे गया है वो यहाँ पे लिख दो, मान लो 14 पे गया है तो 14 लिख दो, और फिर जो भी अमाउंट तुम्हारा डेबिट हुआ है वो यहाँ, और जो भी क्रेडिट हुआ है वो यहाँ, फिर टोटल कर दो। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो। हाँ, दूसरा एक और है नरेशन। नरेशन क्या होता है, तो एक शॉर्ट लाइन लिखना जो भी चीजें हो रही हैं उसके बारे में, और उसको स्टार्ट करते हैं बीइंग से, ठीक है। जैसे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, या फिर बीइंग रेंट पेड बाय चेक, तो ऐसे नरेशन लिखते हैं। अब इसको सीधा सीधा यहाँ पे समझो एग्जांपल से। जैसे कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ के देखेंगे कि क्या हुआ एक्चुअली में, ठीक है। जैसे मान लो कि एक बिजनेस है जिसने 5000 रुपए रेंट पे किए इन कैश,
ठीक है, कैश में उसने रेंट पे किया 5,000। तो सबसे पहला हम देखेंगे क्या हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, रेंट जो कि एक एक्सपेंस है इसको पे किया गया है और कैश हमारे बिजनेस से बाहर गया है। ठीक है, फिर दूसरा हम देखेंगे विच टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो रेंट अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। फिर तीसरे में हम क्या करेंगे, व्हाट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स आर दे, पर्सनल, रियल या फिर नॉमिनल। तो क्लासिफाई करेंगे तो रेंट क्या है हमारा, नॉमिनल है, कैश क्या है हमारा, रियल है। ठीक है, तो ये दो अकाउंट्स हुए। अगर हम मॉडर्न पे करते तो ये क्या क्या होते, ये दोनों के दोनों, रेंट क्या होता और कैश क्या होता, रेंट हमारा होता है एक्सपेंस और कैश हमारा क्या होता, एसेट होता। ठीक है, अब यहाँ पे रेंट अकाउंट क्योंकि नॉमिनल है तो रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, तो हम इसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, कैश वॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है तो इसको क्रेडिट करेंगे। तो अब सिंपल इसका हम क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे डेबिट 5,000 क्रेडिट 5,000, नीचे लिखेंगे बेन रेंट पेड इन कैश, इसी को हम बोलते हैं नरेशन। ठीक है, तो हर ट्रांजेक्शन में हमें यही करना है। ठीक, अब एक रूल आता है कैश वर्सेस क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बहुत सारे ट्रांजेक्शन तुम्हें ऐसे दिया होगा, जैसे इसी में लिखा, मान लो ये लिखा कि बॉट बॉट फर्नीचर फ्रॉम हर इन कैश 5,000। ठीक है, कि हर से 5,000 कैश दे करके फर्नीचर खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, हर्ष और फर्नीचर। एक और स्टेटमेंट लिखा कि बॉट फर्नीचर फ्रॉम हर इन 5,000, इसमें कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए, हाँ इसमें हो रहा है फर्नीचर और हर्ष, और यहाँ पे हो रहा है कैश और फर्नीचर, यहाँ पे हर्ष नहीं हो रहा। हमेशा ये चीज ध्यान देना है कि अगर कहीं पे भी स्टेटमेंट में लिखा है कि कैश या फिर बैंक के थ्रू पे किया गया, तो नाम से वहां पे कोई मतलब नहीं, तुमको सीधा कैश या फिर बैंक वहां पे अप्लाई करना है। अगर कहीं पे कैश या बैंक ऐसा कुछ भी नहीं लिखा तो मान के चलना है कि जो नाम है उससे उधार लिया है हमने। ठीक है, तो फिर वहां पे नाम का यूज होगा। तो यही चीज है यहाँ पे कि अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में नाम नेम ऑफ द पार्टी लिखा है और कैश और बैंक के बारे में कुछ नहीं कहता, तो फिर हम उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान लेंगे। कि अगर सिर्फ लिखा है कि बॉट अ फर्नीचर फ्रॉम हर्ष, तो इसको हम मान लेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कि हमने उधार पे लिया है। ठीक है, तो और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो विद पर्सनल अकाउंट। तो ये लाइबिलिटी है, बट ये लाइबिलिटी कहाँ जा रही है, पर्सनल अकाउंट की। ठीक है, फिर अगर कैश स्पेसिफिकली मेंशन्ड है या फिर साफ साफ लिखा हुआ है कि कैश सेल या कैश परचेज हुआ है, तो वो कैश ट्रांजेक्शन है, वहां पे अगर नाम दिया है तो वहां पे नाम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे सोल्ड गुड्स टू राहुल, तो राहुल का जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा क्योंकि क्रेडिट पे गया है, यहाँ पे कैश या बैंक कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर बोले सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश या फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो फिर वहां पे कैश अकाउंट डेबिट होगा, राहुल का अकाउंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर जो नेम ऑफ द बायर एंड सेलर है वो सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है ट्रांजेक्शन को, और कोई इससे मतलब नहीं है, अगर कैश या कैश में सेल या परचेज हुआ है तो। ठीक है, और यहाँ पे कैश का मतलब बैंक भी है, चेक भी है, सब कुछ है, मतलब जिस किसी भी मेथड के थ्रू अगर तुरंत पैसे पे कर दिए गए तो वो कैश कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या आता है, टोटलिंग या फिर कैरी फॉरवर्ड। तो ये हमने पढ़ा था ना कि कैसे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कि हम क्या करते हैं, जो भी जर्नल लिखा जाता है उसका हर एक पेज के बाद जब एक पेज कंप्लीट हो जाता है तो नीचे टोटल किया जाता है, और टोटल करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा बचता है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। ठीक है, फिर आता है, दो तरीके के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या होता है, तो सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब एक सिंगल एंट्री जहां पे हो, जैसे एक ही अकाउंट डेबिट होगा, एक ही अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, जैसे मान लो बोला कि बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, तो दो ही अकाउंट सिर्फ अफेक्ट होंगे। लेकिन अगर दो से ज्यादा अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं तो वो कहां पे जाएगा, कंपाउंड एंट्री में। जैसे एक बिजनेस है जिसे 18,000 इन कैश रिसीव हुआ और उसने 2,000 रुपए डिस्काउंट दिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ डेटर्स अमाउंट ऑफ 20,000, तो यहाँ पे तीन अकाउंट हमारे अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये कंपाउंड एंट्री बनेगा। अब वो तीन अकाउंट कैसे बनेगा, तो देखो डेटर का अकाउंट टोटल 20,000 क्रेडिट हो रहा है क्योंकि 20,000 सेटल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, एक कैश अकाउंट और एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो ये कंपाउंडिंग एंट्री बन जाएगी।
ठीक है, तो ये 18 और 2 20,000 और ये भी 20,000 हो गया। तो यहाँ पे एक ऐसे होता है। फिर आता है गुड्स वर्सेस एसेट्स, ठीक है, क्या चीज गुड्स में जाएंगी, क्या चीजें एसेट्स में जाएंगी। तो अगर सेम चीज मान लो कि एक आदमी है, जैसे रोहित है, उसने एक फर्नीचर डीलर है, वो उसने 10 चेयर खरीदे 15,000 के फॉर रीसेल, ठीक है, तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 15,000 डेबिट हुआ, 15,000 क्रेडिट हुआ। लेकिन उसी आदमी ने अगर 15,000 1500 के और चेयर खरीदे अपने पर्सनल यूज के लिए, तो फिर वहां पे क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, यहाँ परचेज नहीं आएगा। कि सेम आदमी अगर बेचने के लिए खरीद रहा है तो परचेज टू कैश, और सेम आदमी अगर अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहा है तो वो फर्नीचर टू कैश में जाएगा, ठीक है। तो ये दो अकाउंट्स ऐसे अफेक्ट होते हैं। तो ये यहाँ पे जो खरीद रहा है ये क्या है उसके लिए, ये गुड्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो खरीद रहा है यहाँ पे ये क्या है, एसेट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एज एन एसेट यूज करेगा। फिर ऐसे ही सेम आता है सेल ऑफ गुड और सेल ऑफ एसेट्स। तो अगर गुड्स सेल करता है तो क्या क्रेडिट करेंगे, सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये रेगुलर बिजनेस है उसका। जबकि अगर एक ओल्ड एसेट सेल करता है, जैसे कोई फर्नीचर या फिर कोई मशीन, तो उस वहां पे क्या क्रेडिट करेंगे, एसेट अकाउंट, वहां पे जो भी एसेट अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। फिर परचेज और सेल ऑफ गुड्स से कौन कौन से अकाउंट एसोसिएटेड होते हैं, तो एक होता है जैसे परचेज अकाउंट, ठीक है, कब इसको यूज करते हैं, तो डेबिटेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, जब हम कैश या फिर क्रेडिट किसी भी तरीके से खरीद रहे हो तो। फिर सेल्स अकाउंट कब होता है, तो इट इज क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड, तो जब सेल ऑफ गुड हो रहा हो तो उस टाइम पे क्रेडिट करते हैं। परचेज रिटर्न, कि जब हमने कुछ खरीदा और फिर वापस कर दिया, तो वहां पे क्रेडिटेड व्हेन गुड्स परचेज्ड अर्लियर आर रिटर्न टू द सप्लायर। और सेल्स रिटर्न, कि हमने किसी को बेचा उसने वापस कर दिया, तो यहाँ पे जो पहले बेचा गया था वो कस्टमर ने लौटा दिया तब। और क्लोजिंग स्टॉक, जब हम लास्ट में जो भी चाहे डे वाइज करें चाहे मंथली वाइज करें, तो वहां पे जब हम फाइनल अपना अकाउंट बना रहे होंगे तो उस टाइम पे जो भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो भी लोअर हो वो हम अकाउंट में लाते हैं। जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश 8,000, तो परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू तान्या ऑन क्रेडिट फॉर 12,000, तो क्या बनेगा, तान्या का अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिस्काउंट और रिबेट। क्या डिफरेंस है डिस्काउंट और रिबेट में, देखो सिंपल है, डिस्काउंट और रिबेट। डिस्काउंट का मतलब कब दिया जाता है, डिस्काउंट डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है जब कोई आदमी बल्क में सामान खरीदे, ज्यादा सामान खरीदे तो छूट दे दो। कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब आदमी सारे पैसे एक साथ पे कर रहा हो, तो कैश डिस्काउंट दे दो। रिबेट कब दिया जाता है, जब सामान की क्वालिटी में कोई खराबी हो तो फिर सस्ते दाम पे उसकी वजह से दिया जाए, तो उसको रिबेट बोलते हैं। तो डिस्काउंट एक तरह का अलाउंस है जो कि सेलर देता है बायर को, ताकि अमाउंट कम हो जाए और बायर या तो ज्यादा खरीदे या तो एक ही बार में सारे पैसे दे दे। तो एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट, प्लस तीसरा होता है रिबेट, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेसिकली, कि जब सेलर जो है वो लिस्ट प्राइस से प्राइस कम कर दे, कि ज्यादा लोग सामान खरीदे इसलिए मैं प्राइस कम कर रहा हूं, तो उसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो कभी भी सेपरेटली जर्नल में बुक्स में नहीं दिखाया जाता, ठीक है। कि अगर तुम्हारा सामान 100 रुपए का है और तुमने ट्रेड डिस्काउंट 20 रुपए का दिया है, तो तुम बुक्स में सीधा 80 दिखाओगे, इस 100 और 20 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में नहीं दिखाया जाता। जैसे अगर किसी आइटम का प्राइस लिस्ट प्राइस है 40,000 और सेलर ने उस पर 15% डिस्काउंट दिया है, ट्रेड डिस्काउंट, इसका मतलब लगभग 6,000, ठीक है, तो 6,000 दिया है। तो एक्चुअली में यहाँ पे लिस्ट प्राइस 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, 6,000, यानी कि एक्चुअल वैल्यू कितना मिल रहा है, वॉइस इनवॉइस कितने का बन रहा है, 34,000 का। तो जब हम जर्नल लिखेंगे तो परचेज टू कैश कितने का बनेगा, सीधे 34,000 का। यहाँ पे 6,000 और इस 40,000 से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस 40,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो वो ट्रेड डिस्काउंट तुम यहाँ नरेशन में दिखा सकते हो, बट जर्नल में जर्नलाइज करते टाइम नहीं दिखाओगे। नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, तो ये तुरंत पेमेंट के लिए मिल जाए तो उसके लिए कम किया जाता है, तो इसको दिखाते हैं अलग से बुक में। जैसे मान लो कि आरव जो है वो 20,000 रुपए वो करता है, मतलब कि 20,000 रुपए उसे देने हैं, तो वो 19,000 रुपए देता है चेक से और बोलता है कि पूरा का पूरा बाकी
माफ कर दो, ठीक है, सेटलमेंट कर दो। तो इसका मतलब उसे कितना वो दिया गया, 5% का कैश डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। 20,000 के पेमेंट के लिए उसने 19,000 पे किया और उसके पूरे अकाउंट को यहीं पे खत्म कर दिया गया कि चलो तुम 19,000 ही दो, तुम्हारा पूरा अकाउंट सेटल मानेंगे। तो इसका मतलब 1,000 की छूट दी गई। 1,000 का छूट का मतलब कि 5% का कैश डिस्काउंट दिया गया। तो यहाँ पे दिखाएंगे अलग से, बैंक अकाउंट 19,000 आया, डिस्काउंट कितना दिया गया 1,000, और आरओ के अकाउंट को हमने कितने में सेटल किया 20,000। तो कैश डिस्काउंट जर्नल में मेंशन होता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता है, ठीक है। रिबेट क्या होता है, तो रिबेट भी एक तरह का डिस्काउंट है, लेकिन ये ट्रेड और कैश के अलावा, जैसे गुड की क्वालिटी खराब हो या फिर गुडविल जेस्चर के लिए, इन सब चीजों के लिए दिया जाता है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट की तरह ये भी सेल वैल्यू को कम कर देता है और इसको भी परचेज और सेल से डिडक्ट कर देते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब यहाँ पे भी 10,000 का मान लो कि सेल वैल्यू है और बेचा गया देविका को कितने पे 9500 पे, 500 का रिबेट दिया गया, छूट दी गई। तो इसको भी ट्रेड डिस्काउंट की तरह मेंशन नहीं करेंगे, सीधे क्या लिखेंगे 9500 देविका टू सेल्स 9500, ठीक है। तो रिबेट भी मेंशन नहीं होगा। तो अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, कैश डिस्काउंट दिया होगा तो सिर्फ कैश डिस्काउंट का जर्नलाइज करेंगे, बाकी ट्रेड और रिबेट को एज इट इज छोड़ देंगे, सीधे पहले ही उसको माइनस करके तब एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे जर्नल में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि कैपिटल ड्राइंग्स और रिलेटेड एंट्रीज के लिए क्या करेंगे। तो मान लो कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया कि ओनर जब भी कैश, गुड्स या फिर कोई भी तरह का एसेट लेकर के आता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए, तो वो क्या होता है कैपिटल होता है। ये एक लाइबिलिटी है बिजनेस का टुवर्ड्स दी ओनर। तो इससे रिलेवेंट एसेट बढ़ जाता है। जैसे मीरा ने बिजनेस स्टार्ट किया विद 2 लाख कैश एंड फर्नीचर वर्थ रेट 30,000, ठीक है। तो उसने कैश अकाउंट कितना डेबिट होगा 2 लाख, फर्नीचर कितना होगा 30,000, और टोटल एसेट यानी कि टोटल कैपिटल कितने का बना 2,30,000 का। क्योंकि कैपिटल सिर्फ कैश में नहीं होता, वो काइंड में भी हो सकता है, पर एसेट वगैरह के फॉर्म में भी हो सकता है। ऐसे ही आता है एडिशनल कैपिटल। अगर इसके अलावा कोई भी फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो भी इसी तरीके से रिकॉर्ड होगा, डेबिट द एसेट रिसीव्ड एंड क्रेडिट द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स, कि अगर किसी ने पैसे निकाले, अगर ओनर ने पैसे निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर एसेट्स को विड्रॉ किया फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, तो इससे एक तो रेलेवेंट एसेट भी कम हो जाता है और दूसरा ओनर का कैपिटल भी कम हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जैसे मान लो कि मीरा ने 5,000 रुपए विड्रॉ किए कैश एंड गुड्स वर्थ 2,000, ठीक है, पर्सनल यूज, तो टोटल ड्रॉइंग कितने का हुआ है 2,000 रुपए का, 7,000 का, ठीक है। और क्या क्या गया है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है 5,000 और परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ है 2,000। क्यों परचेज अकाउंट, क्योंकि ये गुड्स लेके गई है, ठीक है। तो गुड्स लेके गई है तो परचेज। फिर हाँ, अब मान लो सपोज करो कि यहाँ पे ये जो गुड्स हैं मीरा ने नहीं निकाला होता, बेचा गया होता, ठीक है, तो भी क्या यहाँ पे परचेज अकाउंट आता। सपोज करो एक गुड्स हैं 2,000 के कंपनी के पास, ठीक है। ये 2,000 के गुड्स को कंपनी से बाहर किसी ए नाम के आदमी को बेचा गया, ठीक है। तो कौन कौन से दो अकाउंट्स यहाँ पे, और उसने कैश में पे किया, तो कौन कौन से दो अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं, कैश और सेल, ठीक है। लेकिन अब ये बाहर का आदमी मान लो कि ओनर ही है, तो अब कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, क्या अभी भी सेल्स होगा, नहीं होगा। ऐसे केसेस में परचेज अकाउंट हमेशा अफेक्ट होता है। तो वही कह रहा है कि व्हेन गुड्स आर विथड्रॉन क्रेडिट परचेज अकाउंट नॉट सेल्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे गुड्स विथड्रॉन हुए हैं, निकाले गए हैं, ड्रॉइंग्स हुई हैं, यहाँ पे गुड्स बेचे नहीं गए हैं, ठीक है। गुड्स जो है जो भी सेल के लिए अवेलेबल थी वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है कि गुड्स विथड्रॉ हो रही हैं। तो अगर विथड्रॉ होती हैं तो हमेशा परचेज अकाउंट को मेंशन किया जाता है, ठीक है। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो भी हम पैसे लगा रहे हैं, जो भी हम कैपिटल लगा रहे हैं, उस पे इंटरेस्ट मिलता है, मिलता भी है, कई बार नहीं भी मिलता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का डीड बना है। तो सपोज करो कि मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इंटरेस्ट अलाउड बाय द बिजनेस टू द ओनर ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है। जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर एक इंटरेस्ट मिलता रहेगा।
तो इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है बिजनेस के लिए, और ओनर के लिए क्या होता है, पर्सनली इनकम होता है, तो इससे कैपिटल बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट पे कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा वो एक तरीके से क्या करेगा, कैपिटल बढ़ा देगा। मेरा मान लो 5 लाख रुपए कैपिटल था और इस पे मुझे मान लो कि 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000। तो ये जो 50,000 इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है कैपिटल पे, वो एक्चुअली में फिर तो मेरे कैपिटल में ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा कैपिटल हो गया 5,50,000 का। तो एक्चुअल में इससे क्या हुआ कि मेरा कैपिटल बढ़ गया, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट कैसा होता है कि जो हम पैसे निकालते हैं, जो भी हम एसेट्स निकालते हैं बिजनेस से, उस पे हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, तो इट इज चार्ज्ड बाय द बिजनेस। ठीक है, तो फ्रॉम द ओनर, तो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाले गए इसलिए इस पे चार्ज लगता है, तो ये बिजनेस के लिए एक इनकम है। ठीक है, और इससे ओनर जो ओ करता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ड्रॉइंग अकाउंट इसमें डेबिट होगा। तो इसमें क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि इससे पैसे आ रहे हैं। अब एक आता है एवरीडे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। क्या होते हैं एवरीडे, जैसे एक होता है कोई एक्सपेंस पे किया गया, मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल 1800 का कैश में पे किया गया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ऐसे मान लो कि इनकम रिसीव हुआ, कि रिसीव कमीशन ऑफ 3000 बाई चेक, तो बैंक अकाउंट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लोन टेकन एंड लोन रीपेड, मान लो कि लोन लिया गया, लोन रिसीव्ड इंक्रीजेज एन एसेट एंड क्रिएट्स अ लाइबिलिटी, और सेम अगर हम पे करेंगे तो रिड्यूसेस द लाइबिलिटी एंड डिक्रीजेस द एसेट। ठीक है, उसके उल्टा हो जाएगा। तो इसका क्या होगा कि मान लो अगर लोन लिया गया फ्रॉम विवेक थ्रू बैंक, तो बैंक अकाउंट टू लोन फ्रॉम विवेक अकाउंट। ठीक है, फिर अगर इंटरेस्ट ऑन लोन रहा तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये बनेगा। फिर ऐसे कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ठीक है, एक बैंक अकाउंट जो होता है वो एक पर्सनल अकाउंट होता है, तो इसमें क्या किया जाता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब इसमें जब भी कैश डिपॉजिट किया जाएगा इनटू द बैंक, द बैंक अकाउंट रिसीवर इज डेबिटेड, एंड व्हेन कैश और चेक इज विथड्रॉन, द बैंक अकाउंट यानी कि गिवर इज क्रेडिटेड। ठीक है, सिंपल यही करना है। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कैश विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ऐसे कैश विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ऐसे ही पेमेंट मेड बाय चेक, तो कंसर्न्ड अकाउंट जो भी होगा वो डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। फिर चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड सेम डे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड अकाउंट क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये वाला याद करके रखना कि कौन सा किस में जाएगा। याद भी नहीं करना, तुम्हें सिंपल लॉजिक लगाना है। ठीक है, लॉजिक कैसा लगाना है, क्या 3 रूल वही याद रखो सिंपल, कि डेबिट और क्रेडिट, क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है। अकाउंट के, या तो अकाउंट के हिसाब से कर लो ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से कि पर्सनल रियल नॉमिनल, या तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से कर लो कि एसेट है लाइबिलिटी है, तो कि कौन सा क्या होगा। फिर नेक्स्ट आता है बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स क्या होते हैं, वो उधार, बुरे उधार जिनको हमने उधार दिया और वो हमें वापस नहीं मिल सकते पैसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि 4,000 ड्यू फ्रॉम कबीर इज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स बीइंग इररिकवरेबल, मतलब कि कबीर से 4,000 रुपए मिलने थे, हमने उसको उधार दिया था, अब क्योंकि उससे ले पाना मुश्किल है, वो नहीं दे रहा है, तो इसको राइट ऑफ कर दिया गया, मतलब अब इसको लिख के बार बार रख नहीं सकते, इसको लॉस दिखा के हटा देंगे अकाउंट से, बुक से। तो इसको क्या लिखेंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कबीर क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो कि 4,000 में से कबीर ने कुछ दे दिया, ठीक है 2,000 दे दिया, बाकी का 2,000 नहीं दे पाया। जैसे मान लो कि यश है, वो 10,000 रुपए उससे उधार है, उसने 7,000 दे दिया और बाकी का 3,000 वो नहीं दे पाया, उसने बोल दिया कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो अब क्या करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट 7,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 3,000, और टोटल टू यश के अकाउंट में कितना जाएगा, 10,000। ठीक है, अगर पूरा ही नहीं दे पाता तो फिर बैड डेट अकाउंट 10,000 टू यश 10,000, और अगर पूरा दे देता तो कैश अकाउंट 10,000 टू यश 10,000। ठीक है,
फिर अगर मान लो कि कोई बैड डेट्स रिकवर हो गए, हमने हटा दिया, मान लो कबीर को हमने निकाल दिया, राइट ऑफ कर दिया, लेकिन 1-2 साल बाद या फिर बाद में कभी कबीर ने पैसे दे दिए, कहीं से आ गए, उसके पास लॉटरी लग गई और उसने पैसे दे दिए, तब कैसे लिखेंगे? अब एक बार तो हमने राइट ऑफ कर दिया था, तो अब लिखेंगे कैश या फिर बैंक जैसे भी दिया वो डेबिट होगा 1500 टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स होते हैं जैसे चैरिटी देना। ठीक है, मान लो कि किसी ने दान दिया कि गुड्स कॉस्टिंग 2000 गिवन है बाय चैरिटी, ये 2000 रुपए का सामान चैरिटी में दान में दे दिया गया। तो जो भी चैरिटी हो, डोनेशन अकाउंट हो, परचेजेज अकाउंट हो, ये सारी चीजें अकाउंट्स, ये अकाउंट्स यहाँ पे अफेक्ट होती हैं। क्लासिफिकेशन के हिसाब से नॉमिनल, रियल, परचेजेज है तो रियल। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस चैरिटी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि परचेजेज या फिर कॉस्ट। तो जैसे मान लो कि अगर सिर्फ जर्नल एंट्री दिखा के करनी है तो सिंपल क्या करेंगे कि चैरिटी और डोनेशन अकाउंट 2000 टू परचेज अकाउंट 2000। ठीक है, कैसे? अगर गुड्स जा रहे हैं तो ठीक है कि इतने के गुड्स गए तो वो परचेज के हिसाब से दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर से यहाँ पे क्या हुआ है? विदड्रॉ हुआ है। ठीक, अगर सेल कर रहे होते तो फिर सेल्स अकाउंट में दिखाते। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे गुड्स फ्री सैंपल के लिए दिए गए, ठीक है, जैसे फ्री सैंपल देते हैं ना कि हम ये चीजें बेचते हैं तो एक तुम फ्री सैंपल के लिए लेके जाओ, तो मान लो कि 1500 के सामान फ्री सैंपल के लिए दिए गए ताकि सेल्स को प्रमोट करें। तो ये एक तरीके से क्या हुआ? एडवर्टीजमेंट हुआ। तो सेल्स प्रमोशन अकाउंट या फिर परचेजेज अकाउंट। क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो नॉमिनल, रियल, रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, यानी कि परचेजेज या फिर कॉस्ट। तो जैसे मान लो कि 1500 का डिस्ट्रीब्यूट किया गया फ्री सैंपल, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मान लो कि कुछ सामान बाई फायर या फिर बाई थेफ्ट चला गया, कि या तो आग लग गई या तो चोरी हो गया। जैसे मान लो कि 6000 का सामान डिस्ट्रॉयड बाई फायर, ठीक है, जो कि इंश्योर्ड नहीं था। अगर इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस है उसका, उसके पैसे मिलेंगे तो अलग तरह से एंट्री होगी। अगर मान लो कि इंश्योर्ड नहीं था तो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस क्रेडिट। ठीक है, अगर मान लो कि इंश्योर्ड है, पार्टली इंश्योर्ड है, कि उसका कुछ हिस्सा इंश्योर्ड है, जैसे मान लो कि 10,000 का सामान था, फायर में जल गया, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम ने ये बोला कि हम 7,000 रुपए पे कर देंगे। ठीक है, तुम्हारा 10,000 का सामान गया है तो हम 7,000 पे कर देंगे, 3,000 हम नहीं करेंगे किसी वजह से। तो लॉस बाई फायर अकाउंट 10,000, ठीक है, टू परचेजेज अकाउंट 10,000, ये हो गया। दूसरे में अब हम लॉस दिखाएंगे, टोटल लॉस एट कॉस्ट। पहले में तो हमने एंट्री दिखा दी कि लॉस बाई फायर टोटल 10,000 गया है, ठीक है, और परचेजेज 10,000। अब हम दिखाएंगे टोटल लॉस एट कॉस्ट। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 7,000, और फिर लॉस बाई फायर 3,000, और लॉस बाई फायर अकाउंट टोटल 10,000। ठीक है, एंड व्हेन द क्लेम अमाउंट इज एक्चुअली रिसीव्ड, जब एक्चुअली में वो 7,000 रुपए हमारे पास आए तब क्या दिखाएंगे? तो बैंक अकाउंट 7,000 टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 7,000। ठीक है, तो इसके 2-3 अलग अलग तरीके से इसके एंट्रीज होंगी। ऐसे अगर हमने फिक्स एसेट खरीदा तो वहां पे मशीनरी अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सब होता है, रियल अकाउंट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अंदर क्या आ रहा है? मशीनरी आ रही है, टोटल कॉस्ट इंस्टॉलेशन पे ऐड किया जाएगा। तो जैसे मान लो मशीनरी अकाउंट, मशीन खरीदा गया 52,000 का, ठीक है, और इसमें ये बोल रहा है कि 50,000 का मशीन खरीदा गया और चेक से पे किया गया, और 2,000 रुपए उसको इंस्टॉल कराने में लगे, यहाँ ला करके इंस्टॉल कराने में लगे। तो इसका एंट्री क्या होगा? टोटल कॉस्ट इसका पड़ेगा 52,000। तो मशीनरी अकाउंट 52,000 टू बैंक, चेक से हमने 50 दिया था और ला के इंस्टॉल कराया था कैश दे करके 2,000। ठीक है, तो टोटल मशीनरी अकाउंट, मशीनरी कितने की पड़ी? 52,000 की। दूसरा कि जो भी एक्सपेंडिचर, मान लो कि कोई एसेट है, उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा लगता है, यूजेबल कंडीशन का मतलब कि मान लो उसे कहीं से ले करके आना हुआ, उसको इंस्टॉल कराना हुआ, उसको चालू कराने के जो भी चार्जेस हुए, वो सारे के सारे खर्चे क्या माने जाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं, और ये टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट में हमेशा ऐड किया जाता है, इसको कभी भी एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर तुम कोई एसेट खरीद रहे हो, कोई मशीनरी खरीद रहे हो, और वो मशीनरी अगर तुम्हारी 10,000 की है, लेकिन उस मशीनरी को स्टार्ट कराने में, वर्किंग फॉर्म में लाने में
₹2000 और खर्च हो गए तो तुम्हारे टोटल मशीनरी का दाम ₹12,000 पड़ रहा। ठीक है, तो अगर मान लो कि फिक्स्ड एसेट नेक्स्ट है कि सेल किया गया, तो जैसे मान लो कि कोई पुरानी मशीन है जिसका बुक वैल्यू है 8,000 और उसको 9500 में बेचा गया, कि बुक वैल्यू मतलब बुक में उसका दाम 8,000 ही लिखा हुआ है लेकिन हमने 9500 में बेच दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि कैश अकाउंट 95 आ रहे हैं, टू मशीनरी अकाउंट जाएगा 8,000 और गेन या फिर प्रॉफिट ऑफ सेल एसेट में हम दिखाएंगे 1500। ठीक है, इसी के अगर उल्टा हो जाता कि यहाँ पे दिखाता 8,000 लेकिन बेचा गया है 7,500 या 7,000 में, तो फिर यहाँ पे कैश अकाउंट में कितना आता 7,000। ठीक है, और लॉस हमें आता कितना 1,000। ठीक है, और मशीनरी अकाउंट में जाता 8,000। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ओपनिंग जर्नल एंट्री। तो कोई भी जर्नल एंट्री की जब ओपनिंग होती है, तो जब भी कोई बिजनेस कंटिन्यू होता है एक नए अकाउंटिंग ईयर में, तो जैसे मान लो कि हमने इस साल अपना अकाउंटिंग कर लिया, अब हम 1 अप्रैल 2027 से अपना नया अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना ऑफ द एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, वही जा करके नए साल में ओपनिंग स्टॉक या फिर ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। ठीक है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारा क्या है 31 मार्च 2026 को जो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, वही 1 अप्रैल 2027 को, सॉरी, वही 1 अप्रैल 2027 को तुम्हारा ओपनिंग अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, या फिर ओपनिंग बुक बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो, और यहाँ का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो एग्जांपल है, मान लो कि 1 अप्रैल को एक बिजनेस जो है उसका प्रीवियस बैलेंस शीट दिखा रहा है कैश है 5,000, स्टॉक है 15,000, डेटर्स है 10,000 के, और फर्नीचर है 8,000 का, क्रेडिटर्स है 6,000 के, और बैलेंसिंग फिगर टोटल आ रहा है कैपिटल 32,000। ठीक, तो कैश अकाउंट कितना है इसका 5,000। ठीक है, डेबिट। स्टॉक अकाउंट कितना है 15,000। ठीक है, डेटर्स कितने हैं 10,000 के, फर्नीचर कितना है 8,000, टू क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिट होगा 6,000, और टू कैपिटल कितना है 32,000। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक साथ नए साल में लास्ट ईयर से न्यू ईयर में लेकर के आया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं कि अगर किसी, जैसे मान लो कि जो इनकम है और जो एक्सपेंस है वो अगर किसी ईयर में लिखे गए हैं तो क्या वो एक्चुअली रिलेट करते हैं उसी साल में। जैसे मान लो कि मेरा कोई ऐसा एक्सपेंस है, या फिर जैसे मान लो कोई मेरा एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि मैंने लिखा 2026 में है, ठीक है, लेकिन वो एक्सपेंस होगा एक्चुअली 2027 में। ठीक है, या फिर मेरे पास कोई पैसे आए, कोई इनकम आया 2026 में, लेकिन वो पैसा बाकी होगा मान लो 2024 से। ठीक है, मैंने उसका काम कर दिया होगा 2024 में, बट आए हैं मेरे पास 2026 में। तो जो इनकम मैंने 2026 में लिखा है, क्या वो एक्चुअली में 2026 का इनकम है? नहीं, तो वो 2024 का इनकम है। तो यही चीज चेक करने के लिए हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं, कि यहाँ पे एक्रूअल एक कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। एक्रूअल क्या कहता है कि जब जो खर्चा हो रहा है तभी उसको लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एडजस्टमेंट क्या होगा, एक होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि जो एक्सपेंसेस हो गए हैं बट अभी पे नहीं किए गए, तो ये एक लाइबिलिटी है, तो इसका एंट्री क्या होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट। ऐसे ही मान लो है कि प्रीपेड एक्सपेंस, कि कोई ऐसा एक्सपेंस है जो कि हमने पहले ही पे कर दिया, जैसे इंश्योरेंस वगैरह, तो एडवांस में पे कर दिया गया और ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर हम प्रीपेड में नहीं दिखाएंगे अलग से तो ये खर्चा हमारा इसी साल दिख जाएगा और इसका प्रॉफिट तो इस साल आया नहीं। ठीक है, तो हमारे बैलेंसेज जो होंगे वो बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। फिर जैसे एक्रूड इनकम, कि इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, तो इसमें दिखाएंगे एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम अकाउंट क्रेडिट। ऐसे ही अगर एडवांस में इनकम आ गया तो इनकम रिसीव्ड बट नॉट येट अर्नड, तो इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट। ऐसे ही आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें दिखता नहीं है, ये इनसाइड खर्चा है, ये भी कैशलेस खर्चा है। ठीक है, कि जहाँ पे कैश एक्चुअली में जा नहीं रहा बट खर्चा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मशीनरी की या फिर जो भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो दिन ब दिन डेप्रिसिएट यानी कि डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है।
तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूज, वियर एंड टियर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक। फिर इसी में नेक्स्ट आता है एक टर्म एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है कि राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट, कि कोई एक इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे हमारे पेटेंट्स हो गए, गुडविल हो गया, ठीक है। तो इसके कॉस्ट को अगर हम राइट ऑफ करें ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, तो इसी को बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। तो इसके लिए क्या करते हैं, एमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट अकाउंट क्रेडिट। जैसे अब इनके एग्जांपल्स हैं, सैलरी ऑफ 6,000 फॉर मार्च इज अनपेड एट द ईयर एंड। ठीक है, मार्च का सैलरी है लेकिन अभी तक पे नहीं किया गया और ईयर एंड होने वाला है, तो ये क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट। ऐसे इंश्योरेंस प्रीमियम 4800 का नेक्स्ट 12 मंथ में पे किया गया, ऑफ विच 1200 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 1200 अगले साल का है, वो अभी दे दिया गया, तो इसको लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। फिर कमीशन 2000 रिसीव हुआ, अर्न हो गया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो एक्रूड कमीशन अकाउंट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट कर देंगे। ऐसे डेप्रिसिएशन 10% का चार्ज हुआ मशीनरी पे जो कि 40,000 है, तो 10,000 का 40,000, 40,000 का 10% कितना हो गया, 4,000। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000 टू मशीनरी अकाउंट 4,000। ऐसे ही आता है क्लोजिंग स्टॉक की एंड ऑफ द ईयर में जो भी अनसोल्ड स्टॉक होता है उसको या तो उसके कॉस्ट पे या तो उसके एनआरबी पे, यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू के मार्केट में इसको बेचने पे कितना मिलेगा, या तो वो या तो उसका एक्चुअल कॉस्ट, दोनों में से जो भी लो हो उसके प्राइस पे लिख दिया जाता है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 1, 2, 3